गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं? नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या आवाज आ रही है? गोरिल्ला गैंग कैसे हैं सारे के सारे? नमस्ते नमस्ते, राधे राधे भाई, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल समाचार? सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। जल्दी से आ जाइएगा। नमस्ते 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 भाई, गुड इवनिंग। कैसन हो सारे? बढ़िया, मजे में, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही पढ़ते रहो तुम। गजब गजब, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई, लगभग सारे के सारे लोग आ चुके हैं, तो हम लोग बात करते हैं टॉपिक के बारे में। वो बहुत जरूरी है, ठीक है। पुराना भी रिकैप करेंगे, और पुराना रिकैप करने के लिए आज मैं थोड़ा कल वाली चीज ज्यादा अच्छे से रिकैप कर देता हूं, ठीक है। कल वाली चीज मेरे ख्याल से लगभग लगभग आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। जिनको नहीं आई है उनको मैं एक बार और भी रिकैप दे देता हूं, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाया था उसका। दोस्तों, एक तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मेसेल्सन और स्टाल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने देखा था कि डीएनए का जो प्रतिकृतियन होता है वो कि अर्ध संरक्षी होता है। आप सभी लोगों को पता है, अर्ध संरक्षी का मतलब होता है आधा डीएनए नया होता है और आधा डीएनए पुराना होता है। और यह चीज बताने के लिए हमने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज मशीन का उपयोग किया था। हम लोगों ने देखा था कि जब हमने किसी भी चीज को N15 में लगाया, N15 का मतलब भारी है, डीएनए को N15 में लगाने के बाद जब इसको अपकेंद्रण करवाया गया। अपकेंद्रण एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी चीज को अपने मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग, अपने आणविक भार के अकॉर्डिंग सेपरेट करती है। तो जो सबसे भारी था वो सबसे नीचे रहा। अगली बार जब N14 में इसको रखा तो एक में 14 रख गया, एक में 15 ऑलरेडी आ गया, बिल्कुल, क्योंकि नई वाला जो डीएनए है उसमें तो 15 लगेगा, जबकि पुराने वाले डीएनए में, और मतलब 14 लगेगा, जबकि पुराने वाले डीएनए में आपने 15 लगा ही रखा था। तो अगला वाला डीएनए जो होगा वो थोड़ा सा और हल्का आएगा, मगर लास्ट वाला डीएनए इसमें बहुत ही हल्का आपको देखने को मिलेगा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि डीएनए का जो प्रतिकृतियन होता है वो कि अर्ध संरक्षी होता है। बोलो डन है? 100% यहां तक मेरी बात क्लियर है? आ जाओ आगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए का प्रतिकृतियन होता है ये इतना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर डीएनए से डीएनए बनाते हो। आपका बेसिक काम यह है कि आपको डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना है। आपके पास जो एक डीएनए है उससे आपको दूसरा डीएनए बनाना है, और इसी चीज को आप डीएनए का प्रतिकृतियन बोलते हो। मैंने आपको एक जगह बताई थी जिसे हम ओआरआई बोलते हैं। ओआरआई एक ऐसा स्थल होता है जहां पे डीएनए का प्रतिकृतियन शुरू होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का प्रतिकृतियन का जो स्थल होता है, स्टार्टिंग का जो स्थल होता है वो एक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कई सारे ओआरआई आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि डीएनए हमारा बहुत बड़ा है। डीएनए के अंदर जहां पे प्रतिकृतियन होता है उस छोटी सी यूनिट को हम रेप्लिकॉन कहते हैं। यहां पे बहुत सारे एंजाइमों का हमने उपयोग किया था। क्या क्या चीजों की हमें जरूरत थी? हमें डीएनए की जरूरत है। अगर हम डीएनए का प्रतिकृतियन करवाना चाहते हैं तो हमें एक ओआरआई स्थल चाहिए जहां पे डीएनए का प्रतिकृतियन की शुरुआत होगी। अगर मुझे डीएनए में कोई भी नई चीज लगानी है तो मुझे एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन चाहिए। यूरासिल नहीं चाहिए होता, क्योंकि यूरासिल आरएनए के लिए चाहिए होता है। ये दोनों पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डीएनटीपी का उपयोग क्यों किया जाता है। उसके दोनों काम है, पहला ऊर्जा और दूसरा क्रियाधार के रूप में कार्य करता है। ये सारे के सारे एंजाइम मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास के अंदर, और इससे आगे ही अब अपन को चलना है। लास्ट क्लास में केवल मैंने आपसे बोला था बस इन एंजाइम्स के बारे में आपको याद रख लेना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। मैंने यही बोला था, अगर आपको याद है तो। मैंने आपसे बोला था केवल नाम याद कर लेना, केवल याद कर लेना। डीएनए हेलिकेज जो होता है नाइट्रोजन क्षारक में हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है। डीएनए गायरेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज, ये अति कुंडलन को खोलने का कार्य करता है। मैंने बताया था डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए का निर्माण करेगा। मैंने बताया था डीएनए लाइगेज डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ता है, और साथ साथ डीएनए प्राइमर जो आरएनए का एक छोटा सा खंड होता है जिसे हम प्राइमर बोलते हैं। केवल नाम याद करने थे, इनके काम आपकी नोटबुक में होने चाहिए, और यह चीज आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। एसएसजी प्रोटीन डीएनए की दोनों श्रृंखला को दूर दूर रखने का कार्य करता है। अगर यह चीज आपकी क्लियर है तो फिर अपन बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे चल सकते हैं। बताओ, यहां तक डन है? कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है।
अगर याद नहीं करोगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। इतना कुछ तो याद करना पड़ेगा। आज अपन इसके प्रोसेस में चल रहे हैं, आज प्रोसेस में चलेंगे। बताओ जल्दी से। अगर सभी लोग तैयार हैं तो आगे चल सकते हैं, पक्का? 99% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सर आगे चलें। आइए दोस्तों, तो अब इन सारे प्रोसेस के बाद अब आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि डीएनए प्रतिकृतियन की क्रियाविधि क्या होती है। डीएनए प्रतिकृतियन इसकी क्रियाविधि क्या है? क्रियाविधि का मतलब है आखिर क्या मैकेनिज्म है डीएनए प्रतिकृतियन की, वो जरा हमें देखनी है। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। अगर आपने इस चैप्टर को शुरू से देखा है, शुरू से, तो ही आपको बात समझ में आएगी, नहीं तो बेटा ऊपर से जाएगी। मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो ऐसा कोई बच्चा हो जिसकी पहली क्लास हो, ये होंगे बेटा कई सारे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पुराने लेक्चर के बिना ये थोड़ा कम समझ में आएगा। आ जाओ बेटा, चालू करते हैं। बेटा मान लो मेरे पास एक डीएनए है, ध्यान देना सामने। अब मेरे पास एक डीएनए है, ये रहा मेरे पास डीएनए। जिस डीएनए में आपको पता है 2 श्रृंखला होती है, सभी लोग जानते हैं, मैंने पूरे डीएनए की संरचना आपको बताई है। जिसमें मान लो डीएनए की जो एक श्रृंखला है वो 5' है, तो दूसरी श्रृंखला 3' है। जबकि एक श्रृंखला अगर 5' है तो दूसरी श्रृंखला 3' है। क्या सभी लोगों को इतनी बात पता है कि डीएनए ऐसा ही होता है? सभी लोगों को इतनी बात पता होगी, 100% पता होनी चाहिए, 100% कि डीएनए की अगर एक श्रृंखला ऐसी है तो दूसरी श्रृंखला कैसी होगी। ठीक बात है, आ जाओ। अब डीएनए के यहां पर नाइट्रोजन बंध पाए जाते हैं, यानी कि इस तरह से आपको डीएनए देखने को मिलता है। ऐसा डीएनए देखने को मिलता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरीके से डीएनए के अंदर उपस्थित होते हैं। क्या यही संरचना आप लोगों ने भी पढ़ी थी डीएनए की? ऐसा ही कुछ पढ़ा था डीएनए की संरचना, यही कुछ। मान लो अगर यहां पे एडेनिन है, यहां पे थाइमिन है, यहां पे एडेनिन है, यहां पे थाइमिन है, यहां पे ग्वानिन है, मान लो ऐसा कुछ है, तो यहां पे आपको पता है थाइमिन होगा, एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, एडेनिन होगा, साइटोसिन होगा। ये सभी लोग जानते हैं। ऐसा ही डीएनए मैंने आपको बना के बताया था पूरा का पूरा। डन बात। ये डीएनए है मेरे पास, सही है, चल सकता हूं आगे, पक्का। प्रोसेस के अंदर चल रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले 2 एंजाइम आते हैं। मैंने आपको दोनों एंजाइम के बारे में बताया था। सबसे पहले 2 एंजाइम आते हैं, जिसमें पहला एंजाइम जो होता है वो एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज। कौन सा एंजाइम? टोपोआइसोमरेज। तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टोपोआइसोमरेज। ये एंजाइम क्या काम करता है? इस एंजाइम का कार्य होगा कि अगर डीएनए अति कुंडलित होगा तो उसको नॉर्मल स्थल में बना देगा। ये बोलो बात सही? या अगर आप कहो तो मैं एक बढ़िया काम और कर देता हूं, मजा आ जाएगा। ऐसे कर देता हूं, देखो ऐसे कर देता हूं मैं। सबसे पहले मान लो डीएनए आपके पास अति कुंडलित था। अति कुंडलित का मतलब है, मान लो आपके पास जो डीएनए था वो कुछ ऐसा था, ऐसा अति कुंडलित डीएनए था। तो ये जो अति कुंडलित डीएनए है, इस डीएनए को नॉर्मल डीएनए में बदलना। ये मान लो 3' है, ये 5' है, तो ये मान लो ये इसका 3' है, ये 5' है, सही है। तो जो अति कुंडलित डीएनए था आपके पास, उस अति कुंडलित डीएनए को नॉर्मल डीएनए में तोड़ने का कार्य जो करता है वो करता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज। लो मैंने एक डायग्राम और बना दिया। एनसीईआरटी तो टोपोआइसोमरेज के बारे में बोलती भी नहीं है, मगर मैंने कल भी आपको बताया था, अगर आपको इस चीज से याद आया तो मैंने आपसे बोला था कि जो अति कुंडलित आपके पास डीएनए होता है उसको नॉर्मल कुंडलन में बदलने का कार्य किसका होता है? टोपोआइसोमरेज का। मेरे ख्याल से सारे लोगों को याद होगा ये तो, कि टोपोआइसोमरेज का कार्य होता है, यहां पे देख दिया भी हुआ है, देख लो भैया, पढ़ लो। टोपोआइसोमरेज का कार्य होता है डीएनए के अति कुंडलन को खोलना। बिल्कुल सही बात है, मेरा ये वाले एंजाइम का काम हो गया।
अगर मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करूंगा तो टोपोआइसोमरेज की जगह डीएनए गायरेज होगा। मगर यहां पे मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं तो टोपोआइसोमरेज ने क्या काम किया? टोपोआइसोमरेज ने काम किया जो अति कुंडलित डीएनए था, लिख भी देता हूं किसी को दिक्कत नहीं हो, जो अति कुंडलित डीएनए है, अति कुंडलित डीएनए है, इसको सामान्य डीएनए में, सामान्य कुंडलित डीएनए, कुंडलित डीएनए में बदल दिया। बोलो क्या पहला काम हो गया? फटाफट से डन कर देना अगर पहली बात हो गई है तो। पहला काम हो गया, मैंने डीएनए को थोड़ा खोल दिया। बेटा सीधी सी बात है, अगर मैं आज तुम्हें कोई कॉपी देता हूं और मैं कहता हूं बेटा इसकी कॉपी करवा लो, मगर बिना खोले करवाओ, तो आप कहोगे अर्चित सर कैसी बात कर रहे हो, कॉपी को खोलना ही पड़ेगा तभी उसकी फोटोस्टेट करवा सकते हैं। तो मतलब डीएनए को खोलना पड़ेगा। जो अति कुंडलित डीएनए है उसको नॉर्मल डीएनए में कन्वर्ट करने का कार्य किसने कर दिया? टोपोआइसोमरेज। पहला एंजाइम पूरा हो गया अपना। अब आगे चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, देखो खुद ध्यान से देखना। अब ये पहला काम हो गया अर्चित सर हमारे पास, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा छोटा कर देता हूं, मेरे पास थोड़ी जगह बन जाएगी, सही है। अब बेटा अगला जो एंजाइम होता है उस अगले एंजाइम का नाम क्या है? उसका नाम है हेलिकेज। और आपको मैंने कल भी बताया था जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन बंध। ये वाले जो बंध है, जितने भी बंध है, ये कौन से बंध है? हाइड्रोजन बंध। तो जो हेलिकेज एंजाइम होगा ये हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है, बंध को तोड़ता है। बोलो बात सही है? अब अगर मान लो यहां पे हेलिकेज एंजाइम लग गया और हाइड्रोजन बंध टूट गए तो कैसा होगा ये डीएनए? जरा खुद देख लेना, जो मैं बना रहा हूं सही है क्या। डायग्राम देख लेना, बस डायग्राम से समझना। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, मुझे जगह नहीं है थोड़ी सी, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे मैं बना रहा हूं, ये ध्यान देना प्लीज, डायग्राम को थोड़ा साइड में कर देता हूं, वहां पे जगह नहीं है, ठीक है। और ध्यान देना, अगर यहां पे ध्यान दोगे बहुत ही बढ़िया तरीके से तो आपको पता लगेगा कि ये आपके डीएनए के हाइड्रोजन बंध थे, सही है। यहां पे मैंने लिखा था 5' तो यहां पे लिखा था मैंने 3', यहां पे लिखा था मैंने 5' तो यहां पे लिखा मैंने 3'। कौन सा एंजाइम आया? हर सर हेलिकेज एंजाइम। ठीक बात है, तो मान लो ये मेरे पास एक एंजाइम है जो हेलिकेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है ये एंजाइम है हेलिकेज। और इस हेलिकेज एंजाइम ने क्या काम किया? डीएनए के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ दिया। सर टूटे हुए दिखाओ, ये रे बेटा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? ध्यान से बता दो, क्या ये वाली बात सभी लोगों को क्लियर है क्या? मैंने क्या क्या डायग्राम बना दिया सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। डायग्राम में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बस डायग्राम बता दो डायग्राम क्लियर है क्या। ये है मेरे पास डायग्राम नंबर ए, ये है डायग्राम फिर बी, ये है फिर डायग्राम सी। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो अब 1-2% बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको मैं कैसे भी समझा दूं उसको समझ में नहीं आएगा, मगर मेरे ख्याल से बाकी बच्चे इंपॉर्टेंट है। अब बेटा वो समझने की कोशिश करेगा तो आएगा, बीच में क्लास छोड़ देगा तो नहीं आएगा, ये तो आप भी जानते हो। और आप लोगों ने भी, जिन बच्चे को एक बार में समझ में आ रहा है, मतलब मुझे ताज्जुब ये लगता है कि 98% बच्चों को, 99% बच्चों को आ जाता है, 1-2% को पता नहीं क्यों ही नहीं आता। लिखते हैं कुछ तो कि सर समझ में ही नहीं आ रहा, हम क्या करें। अब बेटा बताओ, सारी चीज मतलब डीएनए की संरचना ऐसे ही नहीं रख दी मैंने तुम्हारे सामने। आज जितने लेक्चर हो चुके हैं पुराने, उसमें मैंने पूरी डीएनए की संरचना आपको बताई है। एनसीईआरटी से ज्यादा ही चल रहे हैं, उसका डायग्राम देखना, उसमें डायग्राम ही नहीं है, एक ही डायग्राम देख रखा है एनसीईआरटी में। अपन पूरे डायग्राम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी के डायग्राम से ज्यादा पढ़ेंगे। अब थ्योरी क्या होती है? थ्योरी यही होती है, सबसे पहले डीएनए की अति कुंडलित संरचना थी, जिसे कुंडलित नॉर्मल संरचना में बदलने का क्रेडिट टोपोआइसोमरेज एंजाइम के पास था। इस टोपोआइसोमरेज एंजाइम के बाद हेलिकेज एंजाइम का प्रयोग किया गया, जिसने डीएनए के हाइड्रोजन बंध को तोड़ दिया। और जब हाइड्रोजन बंध टूट गए तो डीएनए ऐसे खुल गया। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मेरे पास यहां तक के जो भी एंजाइम है वो पूरे हो गए हैं। कौन कौन? मैंने कर दिया हेलिकेज, ये वाला एंजाइम भी कर दिया, 3 एंजाइम पूरे कर दिए मैंने।
गायरेज मेरे काम का भी है नहीं, मैंने टोपो आइसोमरेज को यूज किया जिसने अतिकुंडलिन को खोल दिया, और हेलिकेज एंजाइम का प्रयोग किया जिसने हाइड्रोजन बंधों को तोड़ दिया। बताओ क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं क्या? डन कर दो अगर यहां तक बात ओके है तो, बिल्कुल क्लियर है तो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। हाइड्रोजन बंध टूट चुके हैं डीएनए के, लिख देता हूं यहां पे, डीएनए के हाइड्रोजन बंध टूट गए, डीएनए के हाइड्रोजन बंध का टूटना। बता दो, पॉइंट क्लियर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अब देखो जो भूलने वाले तो वो भी भूल जाएंगे कि आपने नहीं बताई थी, याद करना। मैंने आपको बताया था कि डीएनए की दोनों श्रृंखला को आपस में एक दूसरे से अलग करने का काम एसएसबी प्रोटीन करता है। पढ़ो जरा क्या लिखा है इसमें, पढ़ो। सिंगल या एकल श्रृंखला बंधन प्रोटीन होता है, डीएनए की खुली श्रृंखला को वापस चिपकने से रोकता है। बिल्कुल बात सही है। अब आ जाओ जरा इसी डायग्राम में आ जाओ बेटा, समझना, बस डायग्राम को समझना। देखो ये पुराना तो मिटा रहा हूं, ठीक है, इस डायग्राम से चालू करना है अपन को, तो इसको ऊपर ले लो। बोलो, ये डायग्राम नंबर हो गया डी। बोलो बात सही। क्या काम हो गया था? काम ये हो गया था कि डीएनए की दोनों श्रृंखला टूट गई थी, ये वाला काम यहीं तक ही कर दिया था, डीएनए की श्रृंखला टूट गई। अब टूटने के बाद डीएनए की दोनों श्रृंखला को दूर दूर रखने का कार्य एक एंजाइम करेगा जिसे हम बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। ये बेटा लग गए, ये होते हैं एसएसबी प्रोटीन, जिसका कार्य होता है कि डीएनए की दोनों श्रृंखला को एक दूसरे से अलग अलग करना। तो ये कौन है? एसएसबी प्रोटीन। कार्य आपको पता है, वैसे पहले भी लिख दिया, दोबारा भी लिख देता हूं, डीएनए की दोनों श्रृंखला को अलग करना। डीएनए की अलग हुई दोनों श्रृंखला को अलग रखना। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? मेरे पास एक एंजाइम और कंप्लीट हो गया, एसएसबी प्रोटीन। सही है। मैंने क्या काम किया? मैंने पहले डीएनए का अतिकुंडलन खोल दिया, फिर मैंने डीएनए के हाइड्रोजन बंध तोड़ दिए, फिर मैंने क्या काम किया आप सभी लोगों को पता है, मैंने एक काम और किया। क्या किया? एसएसबी प्रोटीन लगा दिया, तो डीएनए की दोनों श्रृंखला भी एक दूसरे से अलग अलग है। यहां तक पहुंच चुके, डायग्राम नंबर डी तक डन है। कहीं कुछ रटने की बात नहीं बोली मैंने अभी तक, मैंने सब कुछ समझा दिया यहां पे, और आपको समझ में आना चाहिए। ये डीएनए की पूरी संरचना पड़ी हुई है। अब अगर आप लोगों को डीएनए याद है सभी लोगों को डीएनए, तो आपको याद है मैंने डीएनए पे बोला था 3' पे एक OH समूह फ्री होता है, याद होगा। तो 3' पे एक OH समूह फ्री होता है, तो 3' पे एक OH समूह फ्री होता है, OH समूह। बोलो बात सही। ये सभी लोगों को पता होगा कि 3' पे एक OH समूह जो होता है ये फ्री होता है। डन है बात? कोई दिक्कत है यहां तक? तो 3' पे एक OH समूह फ्री होता है, ये पहले भी आपको बात बता दी गई थी। डन, चलूं आगे। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने वो पिक्चर देखी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? अब शाहरुख खान ने जिस डब्बे से हाथ बाहर निकाल रखा होगा, तो जो हीरोइन होगी वो उसी डब्बे में तो चढ़ेगी बेटा। ये थोड़ी शाहरुख खान ने इस डब्बे में हाथ बाहर निकाल रखा, हीरोइन दूसरे डब्बे में चढ़ गई, तो बेटा पिक्चर ही फ्लॉप हो जाएगी। मानते हो ये बात? तो हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है। इसका मतलब यहां पे शाहरुख खान कहां है? शाहरुख खान है OH समूह। सीधी सी बात है, ये OH समूह ही शाहरुख खान है, ये मेरा हीरो है पिक्चर का। इसका मतलब ये हाथ निकाल के अगर बाहर खड़ा हुआ है तो जो हीरोइन है वो यहीं पे ही खड़ेगी। बोलो बात सही है? 100%। तो कहीं भी कोई भी नई श्रृंखला अगर बनेगी तो हमेशा 3' से बनेगी। आपको पता है आपको क्या करना है? आपको डीएनए का प्रतिकृतियन करना है, एक डीएनए से दोबारा नया डीएनए बनाना है। और आपको पता है डीएनए प्रतिकृतियन अर्ध संरक्षी होता है, आधा नया आधा पुराना। तो पुराना तो आपके पास है, अब नया डीएनए आपको बनाना है, यही तो करना है आपको। कोई दिक्कत है तो बता दो। यहां तक क्लियर है मेरी बात सभी लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? अब सुनते रहना, बस सुनते रहोगे तो ऐसा मजा आ जाएगा, कहोगे अर्षित सर क्या समझा दिया आपने। अब इतना काम होने के बाद अगला काम क्या करना है वो देखो। ये OH समूह है हीरो, तो बेटा कॉपी करके नीचे लगा दिया। ये जो मेरे काम के नहीं थे वो तो आपको पता ही है, ठीक है।
ये मैंने OH लिख दिया बस, और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये हेलिकेज एंजाइम होता है, ये इसको भी हटा दिया। हर डायग्राम में सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये एरो लगा दिया। और ये जो आपका है ये डायग्राम नंबर है E। बोलो बात सही। मैंने क्या काम किया, मैंने पहले डीएनए का अति कुंडलन खोला, उसके बाद हेलिकेज एंजाइम के बाद हाइड्रोजन बंध को तोड़ दिया, उसके बाद एसएसबी प्रोटीन को लगा दिया। यही काम किया है मैंने और कोई काम नहीं किया। अब बेटा क्या होता है, कोई भी नई अभिक्रिया अगर करनी होती है तो आपको एक चीज का प्रयोग करना होता है, जिसे हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। ध्यान से सुनते रहना क्या चीज होती है। कभी किसी से भी, मैं लिटरली आपसे बोल रहा हूं, किसी भी सेक्शन में किसी भी बच्चे से, अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट पूछोगे वो आपको समझा नहीं पाएगा, मगर आपको पता होगा। बेटा प्राइमर तो मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे। आप क्या जानते हो, जैसे मान लो मैंने कहीं पे भी आपको पेंट करने के लिए बोला, ध्यान से सुनना, मैंने बोला यहां पे पेंट कर दो, तो बेटा पेंट करने से पहले हमें उस दीवार पे प्राइमर करना होगा, तभी हम उस दीवार पे पेंट कर सकते हैं। तो पहले प्राइमर लगेगा फिर पेंट होगा, यह बात सभी को पता है, बिल्कुल सही बात है। अब आरएनए प्राइमर का मतलब क्या होता है, ये बेटा आरएनए प्राइमर का मतलब है आरएनए का छोटा सा खंड। और आरएनए आप जानते हो क्या होता है, जिसमें एडिनिन, यूरासिल, ग्वाइन और साइटोसिन होता है, पढ़ा चुका हूं। तो ये क्या होता है, ये होता है आरएनए का छोटा खंड। बोलो बात सही है, जिसे हम आरएनए प्राइमर बोलते हैं। मान लो वो ये रहा आरएनए का छोटा सा खंड है, जिसे हम आरएनए प्राइमर बोलेंगे। अब मुझे एक बताओ, शाहरुख खान कहां खड़ा हुआ था, शाहरुख खान खड़ा हुआ था 3' पे, तो ये आरएनए प्राइमर जाके कहां जुड़ता है, 3' खंड पे जुड़ता है। मान लो ये जुड़ गया, ये कौन है, ये है आरएनए प्राइमर। लिख देता हूं, डीएनए के 3' खंड पर OH समूह फ्री होता है, अतः आरएनए प्राइमर 3' पर जुड़ता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? कुछ भी चीज रटने की जरूरत पड़ी अभी यहां तक? मैं कोशिश करूंगा कि एक आपको वीडियो भी दिखाऊं इसका, मगर मैं कह रहा हूं थ्योरी में ही समझ लो ना, अपने पास डायग्राम इतने हैं। एनसीईआरटी है ना तुम सबके पास, बेची तो नहीं है ना एनसीईआरटी? एनसीईआरटी में देखो केवल एक डायग्राम बना रखा है, अपने पास पूरा पूरा का पूरा डायग्राम है इसका। और मैंने डायग्राम के साथ साथ ही थ्योरी लिख दी, तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि हर किसी चीज में क्या काम हुआ। अब ये बात आप समझ गए कि क्या कर दिया मैंने, आरएनए प्राइमर को जोड़ दिया। आ जाओ बेटा अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे जो मेरे काम का नहीं है उसको तो उड़ा देता हूं, ये उड़ा दिया बेटा। ये भी आपको पता है वैसे तो इसको मैंने ऊपर कर दिया और ये हटा देता हूं। अब तो ये आरएनए प्राइमर है ही, आपको पता है, डन है। ये वाला डायग्राम पूरा है, इस डायग्राम को यहां पे ले गया मैं, बस और कुछ नहीं किया। थोड़ा बड़ा कर देता हूं अगर ज्यादा छोटा लग रहा है तो। ठीक है डन मेरे लाल, 100% क्लियर है भाई मेरी बात। मैंने क्या किया, टोपो आइसोमरेज से डीएनए की अति कुंडलन खोल दिया, हेलिकेज एंजाइम से हाइड्रोजन के बंध तोड़ दिए, डीएनए की दोनों श्रृंखला अलग अलग रहे इसलिए एसएसबी प्रोटीन लगा दिया, और आरएनए प्राइमर जोड़ दिया 3' पर। सर वो 3' पर ही क्यों जोड़ा, क्योंकि 3' पे OH है। अगर तुम डीएनए में नीचे 3' लिखते यहां पर, तो आरएनए प्राइमर यहां जुड़ जाता। शाहरुख खान तो पहले डब्बे पे खड़ा हो या आखिरी पे खड़ा हो, हीरोइन तो उसी डब्बे पे चढ़ेगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 3' ऊपर है। कुछ पूछेंगे, मैं 3' को नीचे लिख दूं, लिख दे। तूने अगर 3' को नीचे लिखा तो OH समूह नीचे फ्री है, ठीक है, तो तेरा आरएनए प्राइमर यहां जुड़ेगा, सीधी सी बात है। डन है, आ जाओ बेटा। अपन ने जितनों के बारे में बात कर ली, सबके बारे में देख लेते हैं। अपन ने आरएनए प्राइमर के बारे में भी बात कर ली। मेरे पास 2 एंजाइम बचे हैं। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, डीएनए से नया डीएनए बनाने के लिए डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अब जैसे ही दोस्त यहां पे आरएनए प्राइमर तेरा जुड़ गया, ये जैसे ही, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, चाहे एक पेज में एक ही डायग्राम आए मगर समझ में आना चाहिए। जैसे ही दोस्त तेरा आरएनए प्राइमर यहां पे जुड़ा हुआ है, ऐसे ही इस आरएनए प्राइमर के ऊपर एक एंजाइम आ जाता है जो आरएनए प्राइमर को पहचानता है, जिसे हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज।
या इस एंजाइम का नाम होता है डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। सर आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मुझे डीएनए से डीएनए बनाना है। तो आरएनए प्राइमर आपने क्यों लगाया? आरएनए प्राइमर इसलिए लगाया क्योंकि इसी आरएनए प्राइमर के ऊपर या पास कौन आके जुड़ता है? डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है। लिख देता हूं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए प्राइमर को पहचान कर डीएनए श्रृंखला से जुड़ता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? चल सकता हूं आगे? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया। अब बेटा मान लो आगे डीएनए में यहां पर मान लो यहां पे थाइमीन था, यहां पे एडिनिन था, यहां पे ग्वानिन था, मान लो आगे भी कुछ थे। तो बेटा अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको याद हो तो, जो मैंने बताया था आपके पास क्या? डीएडीपी। आपको ये चाहिए, यानी कि डीएनए से नया डीएनए भी तो बनाना है। तो पुराने डीएनए के अंदर तो थाइमीन था, मगर नया डीएनए जो सामने बनेगा उसमें भी तो थाइमीन लगाओगे। कैसे लगाओगे? देखो ऐसे लगाओगे। यहां पे मान लो अगर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यहां से आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो यहां पर अगर मान लो इस किस कलर से लिखूं, इससे लिख देता हूं। यहां पर थाइमीन था तो सामने एडिनिन आएगा, यहां पे एडिनिन था तो सामने थाइमीन आएगा, यहां पे ग्वानिन था तो सामने साइटोसिन आएगा। यानी कि अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको एक नए डीएनए की श्रृंखला बनी हुई दिखाई देगी। ये रही, डन है। अगर ये वाला खंड 3' था तो जहां पे मेरा आरएनए जुड़ा ये वाला खंड 5' है। देखो आराम आराम से चला, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बॉटनी है और बॉटनी के 2 चैप्टर तो बड़े ताबड़तोड़ चैप्टर हैं। इन चैप्टर को समझना अगर है तो मेरे साथ हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, बीच बीच में से नहीं होगा कुछ भी। मैं दोबारा बोल देता हूं मैंने क्या क्या काम किया, कोई बच्चा बीच में रह गया हो तो सोच लेना। पहले मेरे पास एक अति कुंडलित डीएनए था, जिस डीएनए को मैंने खोल लिया टोपो आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा और नॉर्मल डीएनए आ गया। अभी जो नॉर्मल डीएनए है, इस नॉर्मल डीएनए में हाइड्रोजन बंध को तोड़ना है, तो हेलिकेज एंजाइम का उपयोग किया जिसने हाइड्रोजन बंध को तोड़ दिया। हाइड्रोजन बंधों के टूटने के बाद दोनों श्रृंखला को दूर दूर रखना है, तो एसएसबी प्रोटीन का उपयोग किया जिसने दोनों श्रृंखला को दूर दूर रखा। उसके बाद यहां पे आरएनए प्राइमर आके जोड़ दिया, क्योंकि आरएनए प्राइमर वहां आके जुड़ता है जहां पे OH समूह फ्री होता है। और आरएनए प्राइमर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी को ही पहचान के कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज तभी आएगा जब आरएनए प्राइमर कहीं पे जुड़ा हुआ होगा। तो जहां पे आरएनए प्राइमर जुड़ा है वहां पे डीएनए पॉलीमरेज है। और मैंने लिखवाया था कि डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए का निर्माण करता है, नया डीएनए बिल्कुल बना रहा है। देखो नया डीएनए बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो डीएनए है, ये डीएनए आपका ओल्ड डीएनए है, पुराना डीएनए है। मगर अगर आप ध्यान से भी नहीं देखोगे, वैसे ही देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये आपका न्यू डीएनए है। तो एक आपका पुराना डीएनए है और एक आपका नया डीएनए है। बन रहा है क्या? मैंने बोला था एक पुरानी श्रृंखला एक नई श्रृंखला, अर्ध संरक्षी होता है डीएनए। याद आ रहा होगा सबको, डीएनए का प्रतिकृतियन अर्ध संरक्षी होता है। आधे डीएनए की श्रृंखला नई और आधे डीएनए की श्रृंखला पुरानी होती है। जिसको मेरी बात याद नहीं है, क्योंकि कई सारे होंगे, अगर ये ओल्ड डीएनए है तो जब नया बनाऊंगा तो ये ओल्ड तो अलग अलग हो जाएंगे, मगर इसके साथ नया नया जुड़ जाएगा, न्यू। यही तो बताया था। तो डीएनए की ओल्ड श्रृंखला तो मेरे पास है, एक ओल्ड के साथ एक न्यू, एक ओल्ड के साथ एक न्यू। यहां पर देखो हो गया क्या? एक ओल्ड के साथ एक नई श्रृंखला बन गई है। बोलो बात सही है? 100%। जब ये नया डीएनए बनता जाएगा तो किस दिशा में बन रहा है? 5' से 3' दिशा में बन रहा है। 3', वहां पे 5' है तो आगे 3' है। बेटा सोचते रहना, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, रटोगे तो रटते रहोगे। पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको कुछ भी फिर इसके बारे में। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, मेरी बात सुन लोगे तो मजा आ जाएगा। अब खुद जरा सोचना, मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, बस सोचना एक बार। अब धीरे धीरे ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है ये? सर ये एंजाइम तो हेलिकेज है। हाँ,
अगर ये हेलिकेज एंजाइम धीरे धीरे आगे चलता रहेगा तो ये धीरे धीरे डीएनए खुलता रहेगा, तो नया डीएनए तो 5' से 3' दिशा में बनता ही रहेगा, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। बताओ क्या बात सही है क्या? बता दो, अगर मेरा पॉइंट सही है तो बता दो। नया डीएनए बन जाएगा क्या? डन कर दो, बता दो मुझे। सही है। अगर डीएनए को मैं ऐसे आगे खोलता रहूंगा तो ये हाइड्रोजन बंध टूटते जाएंगे, तो ये जो डीएनए है ये आगे से ऐसे बनता नहीं जाएगा क्या? नया डीएनए, नया डीएनए बिल्कुल बनता जाएगा। पॉलीमरेज एंजाइम धीरे धीरे आगे आके नया डीएनए बनाता रहेगा। बोलो बात सही है? इसका सीधा सा मतलब मैं यहां पे आपको एक बात लिख रहा हूं कि डीएनए पॉलीमरेज, एनसीईआरटी की लाइन है, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, अपितु नाइट्रोजन क्षारक को जोड़कर नए डीएनए का निर्माण करता है। यानी कि ये नाइट्रोजन क्षारक जोड़ रहा है ए टी सी, अब अपने हिसाब से जोड़ नहीं जोड़ता है, सामने जैसा होगा, सामने यहां पे थाइमीन है तो एडिनिन जोड़ देगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन जोड़ देगा, तो ऊपर वाला डीएनए तो बन गया। बोलो बात सही है? अब याद रखना दोस्त, याद रखना, जिससे पहली बार डीएनए की, जिस श्रृंखला से पहली बार डीएनए बनेगा उसे हम टेम्पलेट डीएनए कहेंगे, इसे बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए। सर ऊपर वाले से बन गया, अब अर्षित सर नीचे वाले से क्या करोगे वो तो बताओ। ऊपर वाले से तो आपने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बताओ, यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने डीएनए से नया डीएनए बना दिया है, बिल्कुल बात क्लियर है क्या? पहला काम तो पूरा हो गया, एक डीएनए तो बन गया ऊपर वाला, नीचे वाली श्रृंखला का बनाना है, अब वहां बनाएंगे, अब नीचे वाली श्रृंखला से। बताओ बनाऊं क्या? चालू हो जाऊं? पक्का? आ जाओ। डायग्राम इसको ले लूं क्या कॉपी करके? फालतू फालतू की चीज हटा देता हूं जो मेरे काम की नहीं है। ठीक है, ठीक है, डन। अब बेटा आप लोगों को यह पता है कि ऊपर वाली श्रृंखला तो बन रही है और वो तो कंटिन्यू बनेगी, सतत श्रृंखला बनेगी, क्योंकि डीएनए खुलता रहेगा, डीएनए खुलता रहेगा। मैं बनाऊंगा एक डायग्राम, मैं डायग्राम देखो एनसीईआरटी में मैं बोल रहा था एक डायग्राम है, अपने पास कितने डायग्राम है आप देखना, क्योंकि मैंने आपको हर एक थ्योरी एक डायग्राम से समझा रहा हूं। अब क्या करना है जरा देखो, ऊपर वाली श्रृंखला तो बन गई, ठीक है सर, अब नीचे वाली श्रृंखला का क्या होगा? बेटा नीचे वाली श्रृंखला में भी अब यहां पर क्या होगा, नीचे वाली श्रृंखला में भी जुड़ेगा एक प्राइमर, ये हटा रहा हूं बेटा, मेरे पास जगह नहीं है ना, यहां पे 3 डैश लिख देता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नीचे वाली श्रृंखला में भी कौन जुड़ेगा? प्राइमर जुड़ेगा, ये जुड़ गया प्राइमर, क्योंकि बेटा अगर यहां पे कहीं 5 डैश है तो यहां पे कहीं मैं काटूंगा तो 3 डैश ही तो मिलेगा। देखो ये कोने वाला हिस्सा 3 डैश है, तो मैं बीच में से भी कहीं से काटूंगा तो 3 डैश ही तो मिलेगा। तो ये कौन है? ये है आरएनए प्राइमर, फिर से जुड़ गया यहां पे आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर जैसे ही जुड़ेगा वैसे ही कौन सा एंजाइम आ जाएगा? पॉलीमरेज। ये आ गया बेटा पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज आपको पता है कहां से कहां काम करता है? 5 डैश टू 3 डैश। अगर ये 5 है तो यहां पे कहीं 3 होगा, अगर ये 3 है तो ये कहीं 5 होगा, और ये नया डीएनए ये भी बन गया जो कि 3 डैश है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? ऊपर भी एक डीएनए बना दिया मैंने, नीचे भी एक। मैं दोबारा बताऊंगा, मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा तुम्हें, जिससे तुम इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मगर मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे डायग्राम को ही समझो और किसी चीज को नहीं। दोबारा बता रहा हूं, देखो ऊपर वाला काम तो हो गया, ऊपर तो डीएनए बन रहा है, अब नीचे की तरफ समझना नीचे क्या है। बेटा अगर यहां पे कहीं 5 डैश होगा, और आपको पता है देखो यहां पे तो ये जो है, ये जो मैंने बनाया ये 5 डैश ही होगा भाई। ऊपर वाला डीएनए का 3 डैश था तो ये 5 डैश है। अब यहां पे कहीं डीएनए के अंदर अगर मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं तो मुझे 3 डैश मिलेगा।
वहां पे कौन आके जुड़ता है? सबसे पहले आरएनए प्राइमर, क्योंकि मैंने बोला था 3' पे OH, OH का मतलब शाहरुख खान खड़ा हुआ है, तो यहां पे भी एक प्राइमर आके जुड़ गया। प्राइमर जुड़ गया तो यहां से एक नया डीएनए फिर बना दिया। बोलो क्या बन गया? क्या ऊपर भी एक डीएनए बन गया, नीचे भी एक डीएनए बन गया, दोनों तरफ डीएनए बन गए। सही बात है? हाँ सर, आपने ऊपर भी बना दिया, नीचे भी बना दिया, मजा आ गया। अब जरा देखते रहो डायग्राम की काबिलियत, देखो ध्यान देना बस। अब बेटा इस डीएनए को थोड़ा सा और खोल रहा हूं। खोलने का मतलब डायग्राम से देखना, ये इतना था, ये और खोल दिया, ये ऐसे था, ये और खोल दिया। पहले थोड़ा खुला था, अब ज्यादा खुल गया। ठीक है, ये एंड है 5', ये है 3', ये है 5', ये है 3'। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल डन है। ठीक है जी, यहां पे है ये वाले बंद तो बने हुए हैं। ठीक है सर, ये बंद ये रे सर, बहुत बढ़िया। ये बंद ये रे सर, बहुत बढ़िया, डन है। यहां पे प्राइमर जुड़ा ही हुआ था, हाँ सर जोड़ दो, तो ये 5' हो गया। बिल्कुल सर। और यहां से पहले, अब ध्यान से देखना, पहले थोड़ा सा डीएनए बना हुआ था, मगर अब जैसे जैसे डीएनए खुलता जा रहा है वैसे वैसे डीएनए आगे बनता जा रहा है, यानी कि सतत डीएनए का निर्माण हो रहा है, कंटिन्यूस डीएनए, सतत डीएनए निर्माण। क्योंकि डीएनए खुलता रहेगा। क्यों खुल रहा है सर? क्योंकि बेटा आगे एक एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम धीरे धीरे आगे चलता रहेगा, डीएनए खुलता रहेगा, तो ऊपर की तरफ से तो नया डीएनए बनता ही रहेगा। ये रहा बेटा, ये इसके पीछे कौन सा एंजाइम है? पॉलीमरेज। ये रहा बेटा, ये पॉलीमरेज एंजाइम है जो नया डीएनए बनाता है, पॉलीमरेज। बोलो डन। मगर नीचे वाली तरफ आपका यहां पे एक प्राइमर जुड़ा हुआ था, ये रहा, जिससे आपने नया डीएनए बना लिया था, ये रहा 3'। मगर अब ये और खुल गया, अब ये खाली जगह बच गई, तो नीचे फिर एक प्राइमर जुड़ेगा, ये रहा बेटा, फिर एक प्राइमर, और फिर से यहां पे नया डीएनए बनेगा, ये रहा। यानी कि आप ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ तो लगातार डीएनए बन रहा है, सतत डीएनए, जबकि नीचे की तरफ जो डीएनए बन रहा है वो कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू। तो ये कौन सा है? असतत डीएनए। बेटा मेरी बात सुन लेना, मैं चाहे 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार वापस समझा दूंगा इसको, मगर मेरी बात सुनना बस। ये प्रतिकृतियां सबसे अलग चीज है। ये एनसीईआरटी दिखाऊंगा, खुद बता देना आशीष सर एक डायग्राम है या 4 डायग्राम है इसमें। मगर अगर समझना है और थ्योरी से बचना है तो फिर डायग्राम को याद कर लो, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी रटाया नहीं है आपको। अब अगली स्थिति क्या होगी आपको पूरा पता है। अगली स्थिति में पूरा डीएनए मान लो खुल गया, तो क्या होगा पता है अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगली स्थिति क्या होगी? अगली स्थिति यह है, देखो पूरा डीएनए खुल गया, ऊपर वाला भी, और पूरा डीएनए खुल गया नीचे वाला भी। सर बिल्कुल सही है। ये अगर 5' था तो ये 3' था, ये अगर 5' है तो ये 3' है। सर बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाले में केवल एक प्राइमर जुड़ा था, हाँ सर एक प्राइमर, जबकि नीचे वाले में आपके कई सारे प्राइमर जुड़ गए, कई सारे प्राइमर जुड़ गए। ऊपर जो डीएनए बना था वो सतत डीएनए बना था, सतत का मतलब कंटिन्यू। बिल्कुल सर सही बोल रहे हो। जबकि नीचे की तरफ जो डीएनए बना था वो असतत बना था, असतत का मतलब टुकड़ों में बना था। बताओ बना था या नहीं बना था नीचे वाला डीएनए? ये अगर यहां पर 3' है तो ये 5' हो गया, ये 3' है तो ये 5' हो गया। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ऊपर तो सतत डीएनए का निर्माण हुआ है, सतत डीएनए निर्माण। कॉन्टिन्यूस। जबकि नीचे की तरफ असतत डीएनए का निर्माण हुआ है, क्योंकि बार बार प्राइमर जुड़े हैं, और इसको बायोलॉजी में बोला जाता है डिसकंटिन्यूस। बोलो डन है। डायग्राम देखो, थ्योरी समझो। फिर बोल रहा हूं डायग्राम देखो, थ्योरी समझो। पहला डायग्राम देखो यहां पे, और सारी थ्योरी पढ़ो, यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ना चालू करो, यहां से पढ़ना चालू करो, हर एक लाइन को पढ़ो। बेटा पढ़ना जरूर, देखो ऐसे बैठे मत रहना, हर एक चीज डायग्राम में लिखी है, पहले पढ़ना, फिर वापस से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से बताऊंगा चाहे।
डायग्राम पढ़ना चालू करो। ये डायग्राम के बगल में थ्योरी लिख रखी है मैंने। यह है डीएनए की अति कुंडलन संरचना को खोलता है। अभी तक दो काम हुए। ये जो अति कुंडलन संरचना थी इसको नॉर्मल कर दिया, और जो हाइड्रोजन बंध थे उसको तोड़ दिया। जब तुमने हाइड्रोजन बंध को तोड़ दिया तो डीएनए की दोनों श्रृंखला ऐसे अलग अलग हो गई। ऐसे हाइड्रोजन बंधों को तोड़ दिया, डीएनए की दोनों श्रृंखला देखो अलग अलग हो गई। ये ऊपर ये नीचे अलग अलग हो गई, क्योंकि बीच में से तुमने हाइड्रोजन बंध तोड़ दिए हैं। हाइड्रोजन बंध तोड़ने के बाद यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अब ये डीएनए की दोनों श्रृंखला पास पास नहीं आए, इसके लिए तुमने एक एसएसबी प्रोटीन लगा दिया, जिससे डीएनए की दोनों श्रृंखला एक दूसरे से दूर दूर हो गई है। डन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बंधों को तोड़ता जा रहा है। आरएनए प्राइमर लगा दिया। आरएनए प्राइमर केवल वहीं लगेगा जहां पे 3' खंड होगा। अगर यहां पे 3' खंड है तो आरएनए प्राइमर लगने की वजह से यहां पे 5' बन जाएगा, क्योंकि डीएनए की संरचना आपने पढ़ी थी। एक शुगर ऐसे होता है तो एक शुगर उल्टा होता है, याद आ गया। एक जगह 5 to 3 तो दूसरी जगह 3 to 5 होता है, बताया था तुमको। तो आरएनए प्राइमर लगा दिया, डन बात है। अब किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हर्षित सर आपने डीएनए प्राइमर क्यों नहीं लगाया? डीएनए का खंड लगाते अगर हमको डीएनए बनाना है। बेटा सही बात है, मगर एक बात समझना, जब लेंटर लगता है ना तो जो बल्लियां लगती है वो टेम्परेरी लगती है, परमानेंट नहीं लगती, क्योंकि बल्लियों को आपको बाद में हटाना है। आरएनए प्राइमर को आपको बाद में हटाना है, क्योंकि आप डीएनए से डीएनए बना रहे हो, आरएनए नहीं बना रहे। आरएनए प्राइमर को तो टेम्परेरी जोड़ा है। सर तो जोड़ा क्यों है? क्योंकि मैंने यहां पे लिख दिया, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो आरएनए प्राइमर पर निर्भर करता है। आरएनए प्राइमर जहां जुड़ेगा वहां पे ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? जैसे तुम हॉल में जाते हो, जहां तुम बैठे होते हो तो तुम सीटी मार के अपने दोस्त को बुला लेते हो, भाई यहां आ जा, बस वही चीज है। तो आरएनए प्राइमर जहां पे जुड़ेगा वहां पे डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा और नया डीएनए बन जाएगा। अब ऊपर वाली श्रृंखला में तो डीएनए बन गया, मगर नीचे वाली श्रृंखला में डीएनए बना ही नहीं। ठीक है, तो बनाते हैं। ऊपर वाली श्रृंखला में बना, नीचे फिर प्राइमर जोड़ दो, नया डीएनए बन गया। अब डीएनए खोलोगे अगर और, तो बेटा ऊपर तो कंटिन्यू डीएनए बनता जाएगा, क्योंकि देखो डायरेक्शन क्या है, 5' से 3' दिशा में जा रहा है। नया डीएनए जो बन रहा है वो 5' से 3' दिशा में बन रहा है। बोलो क्या यही पॉइंट है क्या? देखो 5' ये 3' चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। डीएनए खुल गया, 5' 3' चलता जा रहा है, चलता, और ये 3' हो गया तो ये 5' हो गया, चलता जा रहा है। अगली स्थिति में देखो ये 5' है, नीचे वाली श्रृंखला 3' आ गई, देखो पूरा 3' आ गया, देखो। और नीचे की तरफ डीएनए के छोटे छोटे खंड। क्या मानते हो सबसे पहले कौन सी श्रृंखला बनी थी? ऊपर वाली। नीचे वाली तो टुकड़ों में बन रही है। जो पहले बनेगी उसे हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, अग्ररज्जुक बोलते हैं, अग्ररज्जुक। यहां लिख देता हूं साइड में, अग्ररज्जुक, लीडिंग स्ट्रैंड। जो बाद में बनेगी वो है पश्च रज्जुक, यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड। मगर नीचे वाली असतत है, ऊपर वाली सतत है। बताओ डन है क्या? चलें अब आगे, एक बार चलें फिर पूरा करेंगे इसको। अब क्या करना है, ये आरएनए हटाना है तुमको। ऊपर वाला भी आरएनए हटा दोगे, ठीक है, ऊपर वाला तो हट जाएगा तो नया डीएनए बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले में पंगा है। नीचे वाले में क्या होगा, ध्यान से सुनना आप जरा, ध्यान से। काम की चीज है बेटा, काम की चीज है तो ध्यान से सुननी पड़ेगी। देखो अब बेटा नीचे वाली श्रृंखला में आरएनए प्राइमर तुम हटाओगे तो डीएनए के छोटे छोटे खंड मिलेंगे तुम्हें। ध्यान दो, ध्यान दो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब कुछ, मगर अपने पास तो डायग्राम है भाई। इसकी कॉपी कर रहा हूं मैं, जो काम का है बस वही निकाल लूंगा, ठीक है ना। ये एरो बना दिया, ये मिटा रहा हूं बेटा ना, गोद पोछ लगेगा नहीं तो तुम्हें। ये तो सही है, सतत है, सतत, इससे भी क्लियर है तो ठीक। अब क्या काम करना है,
तुम्हें आरएनए प्राइमर हटाना है, ये भी हटा दिया, 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 ये भी हटा दिया। यानी कि यहां पे लिख रहा हूं आरएनए प्राइमर को हटाना है, आरएनए प्राइमर का हटना। जैसे ही तुमने आरएनए प्राइमर हटा लिया तो बेटा ऊपर की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोने की जगह आराम से शाहरुख खान वैसे फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, नया डीएनए आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर तो बन जाएगा डीएनए तुम्हारा, क्योंकि वो कोने में 3' पे तो OH समूह फ्री है। आरएनए प्राइमर हटा दिया, आराम से नया डीएनए बना दोगे। नए डीएनए का मतलब जानते हो ना, यूरासिल नहीं आएगा, अब एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, तो नया डीएनए तो बन गया। तो ऊपर वाला डीएनए तो आपने बना दिया, कोई लोड नहीं है। देख लो, जिसमें डीएनए की एक श्रृंखला अगर ओल्ड है, पुरानी है, तो एक श्रृंखला न्यू है। और इसी चीज को अगर आपको ध्यान है तो हम बोलते हैं अर्ध संरक्षी। आधा डीएनए नया होता है और आधा डीएनए पुराना होता है, यही तो पढ़ा था हमने। अब नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो डीएनए के छोटे छोटे खंड दिख रहे हैं। इन डीएनए के छोटे खंड को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। ये जो होते हैं, ये होते हैं ओकाजाकी खंड। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं डीएनए के छोटे खंड या डीएनए के छोटे टुकड़े, छोटे टुकड़े, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब बेटा इन टुकड़ों में तो दिक्कत नहीं है, यहां से तो देखो इन्होंने बंद बना रखा होगा, यहां से तो ये तो छोटे छोटे खंड। कोई नीट में अगर पूछ ले कि डीएनए के छोटे खंड को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर है डीएनए के छोटे खंड होते हैं ओकाजाकी खंड। डन है बात। मगर बेटा ऊपर नहीं, अब असली काम तो ऐसे थोड़ी बनाओगे, एक तो पूरा डीएनए बना गया, एक टुकड़े में बना दिया, नहीं। एक एंजाइम बच रहा है, अगर ध्यान दोगे तो। कहां गया भाई? एक एंजाइम बच रहा है, पॉलीमरेज भी हो गया, एक एंजाइम बच रहा है डीएनए लाइगेज। क्या काम करता है? डीएनए खंड को आपस में जोड़ता है। अब बेटा लाइगेज एंजाइम क्या काम करेगा? देखो यहां पर, यहां पे ये तो बन गया, आरएनए प्राइमर का हो गया। अब अगला पेज ले लूं क्या इसको समझाने के लिए? एक पेज और ले लेते हैं बेटा, कोई लोड नहीं है। ये तो हटा देता हूं, ठीक है, ये भी हटा दो, इसको ऊपर कर लो, ठीक है। अब क्या काम होगा? अब बेटा डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए के खंडों को जोड़ेगा। डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। कैसे जोड़ेगा वो? बड़ा आसान है। आपको यह बात तो पता है कि यहां पे मान लो अगर थाइमीन है, यहां पे अगर एडिनिन है, यहां पे अगर एडिनिन है, यहां पे अगर थाइमीन है, यहां पे अगर ग्वानिन है, यहां पे अगर एडिनिन है, ये तो तुम्हें पता ही है, कुछ ना कुछ डीएनए पे होंगे ही होंगे। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या काम करेगा? वही जो अभी तक किया था। थाइमीन के सामने एडिनिन जोड़ देगा, एडिनिन के सामने थाइमीन जोड़ देगा, तो यहां पे भी नया डीएनए बना देगा, ये बना दिया। यहां पे भी ऐसे नया डीएनए बना देगा, ये बना दिया। यहां पे भी नया डीएनए बना देगा, ये बना दिया। मगर ये बताओ क्या ऊपर की तरफ यहां जो डीएनए है ये सतत है क्या? नहीं, डिसकंटीन्यूअस है, छोटे छोटे खंडों में बन रहा है। यानी कि ये असतत डीएनए, यही तो मैं लिख रहा था ऊपर भी, ये असतत डीएनए बनता है, जबकि एक कैसा डीएनए बनता है? सतत डीएनए। क्योंकि यहां पे ध्यान देना, मैं फिर अलग कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे डीएनए टुकड़ों में आता है। देखो टुकड़ों में, बोलो बात सही है क्या? ध्यान दोगे तो एक डीएनए से बन गए आपके पास दो डीएनए। और मैं यही पढ़ा रहा था कि डीएनए अर्ध संरक्षी होता है, अर्ध संरक्षी। आधा डीएनए यहां पे भी, आधा डीएनए यहां पे भी, नीचे वाला अगर है तो ओल्ड है, जबकि ऊपर वाला है तो न्यू है। बता दो भैया, पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब पता नहीं मुझे कि कितना अच्छा समझ में आया होगा, मगर यह बात तो तुम मानो कि एनसीईआरटी में बेटा इतना भी नहीं है। अगर तुम सच में यहां पर कभी भी एनसीईआरटी देखोगे, और जो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, मुझे दिक्कत नहीं होती उससे, मैं अगर तुम्हें एनसीईआरटी भी दिखाऊं यहां पर, तो देखो जरा, खुद देख लेना बेटा।
देखो बेटा, ये वंशानुगति वाला चैप्टर है तुम्हारा। नीचे चलो थोड़ा सा, नीचे चलो थोड़ा सा। हाँ बेटा, ये देखो, ये तो एक डीएनए से दो डीएनए बना रखे हैं, और बेटा ये एक डायग्राम दे रखा है इसने, बस ये तो वही मेसेल्सन स्टाल का भी, एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा। ये एक डायग्राम दे रखा है जिसमें एक में सतत डीएनए बन रहा है, देखो 3 डैश से, क्योंकि OH समूह फ्री है, सतत डीएनए, जबकि दूसरे में असतत डीएनए बन रहा है, असतत सतत। एक डायग्राम है बस एनसीईआरटी में। बाकी थ्योरी देखो, थ्योरी कितनी है देखो, थ्योरी देखना बताऊं कहां से, यहां से कार्य प्रणाली एक एवं एंजाइम, यहां से थ्योरी चालू है, ये थ्योरी चल रही है, ये थ्योरी चल रही है, ये थ्योरी चल रही है, यहां तक पूरी थ्योरी है। और इस थ्योरी में भी सारी चीजें दे नहीं रखी है, इस थ्योरी में भी उड़ा दिया उसने जहां उसको बीच में से उड़ाना था, मगर तुम्हारे पास अब पूरा का पूरा टॉपिक है। बताओ यहां तक, चलो वो तो बाद में पूछूंगा, पहले एक वीडियो दिखा देते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन 3D। देखो बेटा, ध्यान से देखना, इंग्लिश है मगर आपको समझ में आ जाएगा। डीएनए का प्रतिकृतियन बोलते हैं, मैं बोल दूंगा वैसे तुम्हारे सामने सामने। ये डीएनए है आपके पास, सामने देख लेना बेटा ध्यान से, सारे अपने सारे काम छोड़ दो मगर सामने देखो। ये डीएनए को खोल रहे हो पहले टोपो आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा। ये डीएनए में देखो, एडीन के सामने थाइमीन और ग्वानिन के सामने साइटोसिन होता है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये डीएनए की श्रृंखला है, ए के सामने टी बैठता है, जी के सामने सी बैठता है, बता दिया था आपको। ए और टी के बीच में 2 बंद, जी और सी के बीच में 3 बंद। डीएनए की एक 3 to 5 है तो एक 5 to 3 है, ये भी बता दिया था। आ जाओ, एक एंजाइम आ रहा है जो डीएनए को खोल रहा है, ठीक है। इस एंजाइम का नाम हेलिकेज है। देखो डीएनए खुल रहा है, देखो खुल रहा है। एक ये बताऊंगा अभी रेप्लिकेशन फॉक क्या होता है, जहां पे डीएनए खुल जाता है उस जगह को रेप्लिकेशन फॉक या प्रतिकृतिन धुंध बोलते हैं। देखो डीएनए खुल गया, ये खुला हुआ डीएनए है, ठीक है। एक एंजाइम आता है प्राइमेज, अपनी एनसीईआरटी में नहीं छोड़ो, जो आरएनए प्राइमर लगा देगा। आरएनए बेस यानी कि आरएनए प्राइमर लगा रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, देखो जरा ध्यान से, ये प्राइमर जुड़ गया, प्राइमर बताया था आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर है, ठीक है। ये आ गया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो नया डीएनए बनाता रहेगा। देखो अब नया डीएनए बन रहा है क्या, नए नाइट्रोजन क्षारक आते रहेंगे, नया डीएनए बनता रहेगा। देखो जरा ध्यान से, देखो नया डीएनए बनता जा रहा है। ये पुराना डीएनए था, नीचे नया डीएनए बन रहा है, ये प्राइमर है। ये लीडिंग स्टैंड है, लीडिंग का मतलब सबसे पहले यही बन रही है तो अग्र है, लीडिंग है, लीडर आगे चलता है ना, ये सबसे पहले बन रही है, ऊपर बन गई, बन रही है, ऊपर बनते जा रही है, डीएनए खुलता जा रहा है, श्रृंखला बनते जा रही है, श्रृंखला बनते जा रही है। ऊपर का काम तो हो गया, अब आओ नीचे। नीचे बेटा लैगिंग स्ट्रैंड जिसमें आरएनए प्राइमर लगा हुआ है, ये डीएनए बन गया। फिर देखो यहां पे आरएनए प्राइमर लगा है, देखो अलग कलर से, ये देखो, इनको ओकाजाकी खंड बोलते हैं, ओकाजाकी खंड। ये देखो आरएनए प्राइमर, फिर एक आरएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर लगाएगा, देखो ये आरएनए प्राइमर लग गया। फिर से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नया डीएनए बनाएगा। आओ बेटा पॉलीमरेज, आओ बेटा, आओ मेरे लाल, बनाओ बेटा नया डीएनए बनाओ, चलो यहां तक बनाओ, बनाओ बेटा, आओ, बहुत मारूंगा बेटा, यहां तक चलो, हाँ बहुत बढ़िया। तो नीचे अगर ध्यान दोगे तो प्राइमर है, फिर डीएनए है, प्राइमर है, फिर डीएनए, हर बार ये चलता रहेगा। देखो फिर से आरएनए प्राइमर, फिर से डीएनए बनेगा, फिर से आरएनए प्राइमर, फिर से डीएनए। तो नीचे कंटिन्यू ही हो रहा ना, क्योंकि नीचे श्रृंखला खुलती जा रही है, ये बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। नया डीएनए हमेशा 5' to 3', याद रखना बेटा। ये एक एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियस, ये वही एंजाइम होता है जो प्राइमर को हटा दिया। देखो प्राइमर हट गया, अब कौन सा एंजाइम आएगा, पॉलीमरेज और लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम काम करता है, तुम्हारी एनसीईआरटी में लाइगेज है। अब लाइगेज एंजाइम आके देखो नया डीएनए, ये जो, बोलो बात सही है, ऊपर भी बन गया, नीचे भी बन गया। ये लाइगेज एंजाइम आता है जो जोड़ देता है इन चीजों को। अब देखो ऊपर भी डीएनए, नीचे भी डीएनए, मगर नीचे डीएनए सतत नहीं बना, असतत बना, ऊपर सतत बना। एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए। ये वापस से कुंडलन हो जाएगा। बताओ भैया, बताओ कुछ समझ में आया क्या? बोलो भाई, ए बताओ डन है क्या? डाउट भी देख लूंगा, पहले बता दो डन है क्या।
सबसे मुश्किल टॉपिक, मगर सच में मुश्किल है क्या? अब बेटा देखो, कुछ बच्चे तो होंगे जो टाइम खराब करने के लिए बैठे होंगे, तुम्हारा भी और मेरा भी, मगर क्या कर सकते हैं। अब वीडियो भी दिखा दी बेटा। सबसे मुश्किल टॉपिक है इस, मतलब इस चैप्टर में सारे ही टॉपिक अलग है। ये मतलब मुश्किल तो क्या बोलूंगा, ये भी अपने आप में मुश्किल है सारे, मतलब मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल तब होता है जब समझ में नहीं आए। दोबारा समझा दूंगा एक बार, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। तुम ये मत सोचना अर्शी सर वापस नहीं समझाएंगे, मुझे नहीं आया, दोबारा समझाऊंगा तेरे लिए, तो टेंशन मत ले, बिल्कुल भी दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस समझाने की कोशिश करना, मैंने तो वीडियो भी दिखा दिया बेटा, अब तो क्लियर हो ही गया होगा। 98% बच्चों को समझ में आ गया, बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। डन है। तो ये बात समझ में आ गया कि डीएनए प्रतिकृतियन में एक श्रृंखला सतत बनती है जबकि एक श्रृंखला असतत बनती है। लिख देता हूं, डीएनए प्रतिकृतियन में एक श्रृंखला सतत व एक असतत बनती है। बताओ पहला पॉइंट क्लियर है क्या? एक श्रृंखला तो सतत बनेगी जबकि एक श्रृंखला असतत बनेगी, सही है क्या? डन। क्या मैं बोल सकता हूं कि असतत श्रृंखला में डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं जिसे ओकाजाकी खंड कहते हैं? असतत श्रृंखला में डीएनए के छोटे खंड बनते हैं जिसे ओकाजाकी खंड कहते हैं। सही बात है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, बता दो जल्दी से, चलूं आगे? नोट डाल देना कि पॉलीमरेज एंजाइम, जानते हो ना पॉलीमरेज एंजाइम 2000 नाइट्रोजन क्षारक युग्म को प्रति सेकंड लगाता है। यानी कि हर किसी की काम करने की स्पीड होती है। एक ऐसा मिस्त्री है जो 100 ईंट लगा रहा है, एक ऐसा मिस्त्री जो 500 ईंट लगा रहा है। तो यहां पे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये कितनी ईंट लगा रहा है, कितने नाइट्रोजन क्षारक लगा रहा है? 2000 नाइट्रोजन क्षारक लगा रहा है। 2000 है ये, 2000 नाइट्रोजन क्षारक लगा रहा है प्रति सेकंड। हर सेकंड में स्टार लगा लेना, पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। बोलो भैया, डन है? पक्का? कोई डाउट है यहां तक? आए जरा एक बार, आओ। आओ बेटा। अच्छा, एक चीज और बताई थी ना मैंने, थ्योरी तो बतानी है अभी, थ्योरी भी पढ़ानी है ना इसकी, थ्योरी नहीं पढ़ाई थी मैंने आपको, ठीक। एक चीज और बतानी थी बेटा, जहां पे भी प्रतिकृतियन होगा, जहां पे भी, मान लो ये वो जगह है जहां पे प्रतिकृतियन होता है, तो जिस जगह पे प्रतिकृतियन होता है उसे प्रतिकृतियन धुंध कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। जिस जगह पे भी प्रतिकृतियन होगा उसे प्रतिकृतियन धुंध कहते हैं। यानी कि बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। लिख देता हूं ये वाली लाइन भी, प्रतिकृतियन
जहां होता है वह स्थल प्रतिकृतियन धुंध कहलाता है। बोलो भैया, पॉइंट क्लियर? चलें आगे। चलें, आ जाओ, देखते हैं भाई जरा एनसीईआरटी। आ जाओ मेरे साथ साथ ही पढ़ लेना। ये तुम्हारे पास होगी वैसे एनसीईआरटी, नहीं है तो बेटा यहीं देख लेना। डीएनए की द्विकुंडलन रचना में प्रतिवादन के साथ वाटसन और क्रिक ने डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की थी। ठीक बात है। उन्होंने क्या बोला था? विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप का निर्माण बताया गया जो प्रतिपादन करने से नहीं बचा। यानी कि वाटसन और क्रिक ने एक मॉडल बताया था जिसे हम बीडीएनए मॉडल कहते हैं। मैंने नाम भी लिखवाया था बीडीएनए, वाटसन और क्रिक बीडीएनए मॉडल बताया था। उपरोक्त योजना से स्पष्ट है कि दोनों रज्जुक अलग अलग होकर टेम्पलेट का मतलब जिससे नया डीएनए बनता है। मैंने भी ये शब्द यूज में लिया है। अगर मान लो तुमने इससे कॉपी करनी है तो इसको टेम्पलेट बोलूंगा। तो टेम्पलेट के रूप में कार्य करके नए रज्जुक का निर्माण किया था। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है उसमें एक पैतृक का मतलब पुराना, जबकि एक नया होता है। बिल्कुल सही बात है। और बायोलॉजी में इसको क्या बोला जाता है? अर्ध संरक्षी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्ध संरक्षी। आगे चलते हैं। अर्ध संरक्षी होती है। मैंने तो बाय वन गेट टू और बताए हैं। 3 प्रकार से प्रतिकृतियां बता सकते थे, संरक्षी, अर्ध संरक्षी और प्रक्षेपी, मगर आंसर एक ही आएगा, अर्ध संरक्षी। प्रायोगिक परिणाम क्या है? प्रायोगिक परिणाम ये जो NH4Cl के बारे में लिख रखा है ये बेटा यही है। यही मैंने बोला था। अगर आपने एक डीएनए लिखा जिसमें N15 लिया जो कि भारी है समस्थानिक, उसको जब 20 मिनट रख दिया N14 के साथ तो एक में 15 आ गया, एक में 14 आ गया। फिर अगली बार दोबारा रख दिया 20 मिनट तो 15-14 आ गया। अब या तो डायग्राम को इतना कॉम्प्लेक्स कर लो या जितना मैंने आसान बनाया उतना आसान कर लो। तो वैसे डायग्राम यही दिख रहा होगा। पहले 15-15 था जो सबसे भारी है, फिर 15-14 था जो उससे हल्का है, फिर 14-14 था तो सबसे हल्का है। यही तुमको कल मैंने बताया था, जो कई लोग पता नहीं क्या ही नहीं समझते, क्या ही नहीं समझ में आया। इससे अच्छा डायग्राम बताया मैंने तुझे, अच्छा डायग्राम। और याद रखना 20 मिनट बाद प्रतिकृतियन होता है। तुझसे पूछ लिया 80 मिनट बाद कितना बनेगा, तो बेटा अब ये तो देख दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मान ले मैं यहीं से ही तेरे से क्वेश्चन पूछता हूं, मान ले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैंने बोला तेरे पास एक डीएनए है और तूने इसको सबसे पहले N15 में रख रखा है, तो अगली बार N14 में रखेगा। ठीक है, तो 80 मिनट बाद क्या रिजल्ट होगा? 80 मिनट बाद बेटा तुझे बता के आया हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि जीवाणु के अंदर काम किया था इन्होंने, ई कोलाई, तुझे याद होगा 20 मिनट में प्रतिकृतियन करती है। तो पहले 20 मिनट में क्या होगा? पहले 20 मिनट में एक 15 एक 14 वाला आएगा और एक 15 एक 14 वाला आएगा। पहले 20 मिनट का काम तो ये हो गया। अगले 20 मिनट में 20 और 20 40 हो गए, फिर अगला 20 मिनट, फिर अगला 20 मिनट। तू आसानी से कर सकता है। हर एक 20 मिनट में हो रहा है प्रतिकृतियन। और एक बार N15 रखा, हर बार N14 रखेगा तू भी, क्योंकि एनसीईआरटी में वही दे रखा है। दिमाग मत लगाना ज्यादा। कुछ होते हैं मेरी क्लास में दिमाग लगाने वाले कि सर ये दिमाग लगा लिया हमने, तो लिखा भी हुआ है ई कोलाई के 80 मिनट बाद कितने होंगे निकाल लो बेटा। पहली बार N15 लगा के 80 मिनट निकाल लो। 20 मिनट का एक जीवन चक्र होता है। 20 मिनट में 15-14 कर देना, बस हो गया काम। कार्य प्रणाली आ जाओ जरा, ये पढ़ते हैं। आओ, ये तो लिखवा दिया मैंने। ठीक इसी प्रकार से टेलर, बेटा टेलर नहीं है, टेलर कर देना, गलत लिखा हुआ है, टेलर है। और उनके सहयोगियों ने 1958 में वीसिया फाबा या फाबाबीन या सेम की फली, मैंने तीनों नाम लिखवाए हैं। इन्होंने डीएनए के गुणसूत्र का पता लगाने के लिए रेडियो सक्रिय थाइमिडीन का उपयोग किया। इसमें सिद्ध हो गया कि गुणसूत्र अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति होती है। ये तो अपन ने पढ़ी लिया है। और सारे नाम में तुम्हारे नोटबुक में लिखवा रखा है। इसने एक ही नाम लिखा है वीसिया फाबा, मैंने अलग लिखवाया फाबा बीन्स और सेम की फली, तीनों नाम लिखे हैं मैंने वहां पे। आओ बेटा कार्य प्रणाली, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक पेज पढ़ लेना, काम हो जाएगा पूरा। ध्यान से। एक और चीज मेरे को बतानी, 6.6 × 10⁹ वो भी बता दूंगा। वैसे वो बड़ा आसान है, वो तुमने पता पहले ही पढ़ लिया था शायद 11th में, नहीं पढ़ा तो देख लो। कार्य प्रणाली क्या होती है, ध्यान से सुनना।
सजीव कोशिकाओं जैसे ई कोलाई यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रतिकृतियन हेतु एंजाइम यानी कि उत्प्रेरक के समूह की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से जो एंजाइम होते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि इससे ही नया डीएनए बनता है। पहला पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग, टेम्पलेट का मतलब जिससे नया डीएनए बना रहे हो, यानी कि अगर ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास ये एक डीएनए है और ये 5 to 3' है और इससे नया डीएनए बना रहे हो तो इस डीएनए को मैं टेम्पलेट डीएनए बोलूंगा। टेम्पलेट, तो टेम्पलेट वो डीएनए होता है जिससे नया डीएनए बना रहे हो। मैंने लिखा भी अपने डायग्राम में। डीएनए पॉलीमरेज है। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग करके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के बहुलन को, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जान गए, वो डीएटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, बहुलन का मतलब लंबी चेन। अगर यहां पे एडिनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमीन लगा हुआ है तो नीचे वाली श्रृंखला में एडिनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमीन ये लगा दोगे, बस हो गया। बहुलन होता है ये, बिल्कुल बहुलन बनता है। आगे चलते हैं। यह एंजाइम काफी प्रभावी है क्योंकि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड के बहुलन होता है। बहुत ही कम, सोचो ना, 2000 नाइट्रोजन क्षारक पर सेकंड लिखवाए मैंने अभी, छोटा मोटा काम नहीं है बेटा। कल्पना करो कि ई कोलाई में 4 × 6 की पावर 10 नाइट्रोजन क्षारक जुड़ते हैं और मानव में 6.6 × 10 की पावर नाइट्रोजन क्षारक मिलते हैं, तो कैसा होगा बेटा? क्योंकि याद रखना 2000 क्षारक युग्म पर सेकंड बनाता है। और अगर आपने क्लास 11th का कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है लगभग 20 मिनट में कोशिका प्रतिकृतियन करती है। यहां पे 18 मिनट लिख रखे हैं, वैसे 20 मिनट लगता है। वैसे अगर देखा जाए तो 20 मिनट है, 20 मिनट लगता है प्रतिकृतियन में, मगर यहां पे 18 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो, वैसे 20 नहीं, सॉरी 8 घंटे लगते हैं प्रतिकृतियन, 8 घंटे। अगर आपको याद हो तो जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था और M प्रावस्था आपने पढ़ी होगी कभी क्लास 11th में। तो एस प्रावस्था 8 घंटे की प्रावस्था होती है। ठीक है भैया, आ जाओ। केवल बहुलीकरण को ही तेज नहीं करते जबकि शुद्धता के साथ भी उत्प्रेरित करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि एडिनिन के सामने ग्वानिन लगा दिया, गलत हो गया ये तो। शुद्धता भी चाहिए, यानी कि एडिनिन के सामने थाइमीन ही लगेगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन ही लगेगा। शुद्धता भी चाहिए। प्रतिकृतियन किसी भी तरह की गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है डीएनए में गलती हो जाती है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। यह आगे डिटेल से एक टॉपिक आएगा उत्परिवर्तन का। यानी कि अगर एडिनिन के सामने तुमने ग्वानिन लगा दिया तो बेटा गलत हो गया ना, इसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की दृष्टि से प्रतिकृतियन एक महंगी अभिक्रिया है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के 2 उद्देश्य होते हैं। ये तुम्हें लिखवा दिया मैंने, तुम्हारे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, अगर तुमने देखा हो तो। अगर तुमने देखा है तो तुम्हारे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। ये कहां पर? ये रहा, ये रहा। 2 उद्देश्य हैं, अभिक्रिया को ऊर्जा भी देगा और क्रियाधार के रूप में भी कार्य करेगा। आ जाओ जरा देख लेते हैं, वहां यही लिखा हुआ है क्या? अतः डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त कार्य करते हुए बहुलीकरण के लिए ऊर्जा भी देता है। बिल्कुल बात सही है। और टर्मिनल फॉस्फेट में ऊर्जा फॉस्फेट, ये तो बेटा तुम जानते ही होंगे कि अगर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसके साथ अगर तुमने एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो मैंने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना दिया। और ये सारी चीज भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे नोट्स में तो बेटा ये भी है। अब जिसको नहीं दिखेगा बेटा उसको दिखेगा ही नहीं, सब कुछ दे रखा है मैंने तुम्हारे नोट्स में, सब कुछ है ट्राइफॉस्फेट का बनाना, मगर डिटेल से है। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, अपन ने डिटेल किया है इसका। आओ आगे चलते हैं। ये देखो जरा डायग्राम। डीएनए में एक श्रृंखला अगर 5' है तो दूसरी है 3'। 3' पे OH समूह फ्री होगा, यानी कि शाहरुख खान बैठा होगा। तो यहां से देखो सतत श्रृंखला बनेगा, सतत नया रज्जुक बन रहा है, और जो कि कैसा है? सतत, कंटिन्यू है, सतत। जबकि दूसरी तरफ असतत बनेगा। जिससे डीएनए बनता है उसे टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। आओ जरा यहां देखते हैं। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृतियन प्रक्रम को पूर्ण करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ एक अन्य एंजाइम की आवश्यकता होती है। लंबे डीएनए को दोनों श्रृंखला आपस में पृथक नहीं होती क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए डीएनए को छोटे छोटे खंडन में कुलते हैं, जिसे दिशाक बोलते हैं। दिशाक का मतलब ये, एक शाखा ये रही, एक शाखा ये रही, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विशाख बोलेंगे। लिखा भी हुआ है द्विशाख, 2 शाखाएं हैं। जैसे ये डीएनए होता है, अब खोल दोगे डीएनए को तो ये खुल गया,
तो डीएनए की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखा, एक ऊपर एक नीचे, 2 शाखाएं हैं। आओ आगे चलते हैं। डीएनए के निर्भर पॉलीमरेज एंजाइम के बहुलन कौन सी दिशा में होगा? 5 to 3' दिशा में, बताया था। और जिसको याद नहीं है, कई बच्चे होते हैं ना बेटा, देखो मैं तो बताता इसलिए रहता हूं क्योंकि कुछ बच्चे मुझे ही कहते रहते हैं हर्षित सर ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। मैंने तो सब कुछ लिख दिया बेटा। देखो ये लिखा, नया डीएनए हमेशा 5' to 3' दिशा में बनेगा, हमेशा 5' से 3' दिशा में, 5' से 3' दिशा में बनेगा नया डीएनए। आ जाओ। प्रतिकृति दिशा कुछ जटिलता पैदा करता है, अतः 3' to 5' ध्रुवता वाली में लड़ी सतत होती है। ऊपर वाली में सतत होगी जो 3' से 5' होगी, नीचे वाली में असतत होगी, बिल्कुल, जबकि दूसरी में यह असतत होती है। तत्पश्चात असतत में डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा आपस में जुड़ता है। याद है ओकाजाकी खंड बनाए थे छोटे छोटे, जिनको पॉलीमरेज और लाइगेज एंजाइम जोड़ देता है। आगे चलते हैं बेटा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्वयं प्रतिकृति की शुरुआत नहीं करता, लिखा हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में पॉइंट। नहीं दिखा? रुको बेटा दिखाता हूं, बेटा दिखा देता हूं। देखो तुम भी जानते हो ना, ये बहुत ही अलग बात है, मैं तो दिखा देता हूं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, जबकि नाइट्रोजन क्षारक को जोड़कर नए डीएनए का निर्माण करता है। लिखा है ना, बस यही चीज बेटा वहां लिखी है। आ जाओ। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रतिकृति की शुरुआत नहीं करता। प्रतिकृति में डीएनए की जगह प्रतिकृति क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती। ई कोलाई के डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं, याद है कौन से स्थान है? ओआरआई, जहां प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है, जिसे प्रतिकृतियन का स्थल भी बोला गया है। पूरा डायग्राम बनाया ओआरआई का। ई कोलाई के अंदर एक और आपके अंदर एक से ज्यादा ओआरआई प्रतिकृतियन का उद्भव स्थल कई सारे मिलते हैं। इस कारण प्रतिकृति की शुरुआत डीएनए खंडों में पुनर्योगज डीएनए विधि द्वारा होती है। पुनर्योगज का मतलब आधा डीएनए नया और आधा डीएनए पुराना होता है, जिसमें संवाहक की आवश्यकता होती है। संवाहक के प्रतिकृति की शुरुआत होती है मूल प्रवृत्ति होने की, जैसे प्रक्रमों के बारे में विस्तृत आप आगे वाली कक्षाओं में पढ़ोगे। इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसने क्या बोला है छोड़ो। इसने बस ये चीज बोली है कि डीएनए प्रतिकृति में एक नया डीएनए होगा और एक पुराना डीएनए होगा, ठीक है। प्रतिकृति के बारे में अभी विस्तृत रूप से जानकारी नहीं है, मगर तुमको मैंने पूरी डिटेल से जानकारी दे दी है। सुकेंद्री, सुकेंद्री का मतलब यूकैरियोटिक, सेसिम केंद्री, सुकेंद्री डीएनए प्रतिकृति कोशिका में एस प्रवस्था में होती है। बताया था भी एस प्रवस्था होती है 8 घंटे की। क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए तो नोट कर लेना। डीएनए की प्रतिकृति कोशिका विभाजन में होती है। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन न होने के कारण पॉलीपोलॉइडी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें कुछ प्रक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। वैसे पॉलीपोलॉइडी अभी मैंने आपको बताया नहीं है, वो छोड़ो, अभी इतना ही पढ़ो। अब देख लो जरा, खुद बताना मुझे। इसने प्रतिकृतियन खत्म भी कर दिया, अनुलेखन चालू हो गया। इसने बताओ कोई एक एंजाइम के बारे में बताया? किसी एक एंजाइम के बारे में बताया नहीं ना, मगर तुम्हारे पास दोस्तों सारे एंजाइम के बारे में पूरी जानकारी है, सारे एंजाइम के बारे में। बताओ भैया, डन है क्या? बता दो जल्दी से। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब तो इतना डिटेल से पढ़ाने के बाद भी डाउट रखोगे तो अलग बात है। देख लेता हूं एक बार, किसी को कोई डाउट है क्या? सर आगे कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? बेटा आगे कौन सी क्लास में मतलब एमबीबीएस वगैरह में पढ़ोगे? अब नहीं पढ़ोगे, वैसे भी तुम्हें पता है मैंने तो एनसीईआरटी से ज्यादा ही पढ़ा दिया। सर प्लीज 80 मिनट का कॉन्सेप्ट पूरा करवा दो, कैसे सारे मॉड्यूल में है क्वेश्चन। बेटा थोड़ा तो करने की कोशिश करो। तुमने कभी भी सक्सेसफुल इंसानों के बारे में नहीं सुना क्या? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं खुद से करना चाहिए। तुझे बताया 20 मिनट में कोई चीज डबल होती है, तो 40 मिनट में फिर डबल कर दे, अगले 20 मिनट में फिर डबल कर दे। बेटा ऐसे मत किया करो यार तुम। यश सर ये बढ़िया चैप्टर, मजा आ गया, थैंक यू भाई, सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। T2 बैक्टीरिया वाला टॉपिक क्लियर नहीं है बेटा। T2 बैक्टीरिया फेज में क्या था? एक P32 था, एक S35 था। P32 जो जुड़ता है वो डीएनए से, और S35 जो जुड़ता है वो जुड़ता है किससे? प्रोटीन से। बस इतनी सी बात थी। चलें आगे। जो डीएनए की श्रृंखला पहले बनेगी वो सतत होगी, बिल्कुल सही बात है। जो पहले बनेगी वो सतत, जो बाद में बनेगी वो असतत होगी।
सब्जी में स्वाद आता है, उसमें हींग हो तो बॉटनी में हर चीज याद रहती है, क्योंकि थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ये वाला समझ नहीं आया, एक बार और बता दो भाई। अब तो मैं तो डायग्राम भी दिखाता हूं भाई, तुमको क्या नहीं आता बेटा? नीचे वाले में सतत क्यों नहीं बन रही पता है? देखो एसएसबी प्रोटीन तो हट जाएंगे, नीचे वाले में सतत इसलिए बन रही क्योंकि डीएनए खुला ही नहीं है आगे से, नीचे तो इस साइड बन रही है ना बेटा। देख तू डायग्राम देख, तू कंफ्यूज क्यों हो रहा है? नीचे वाली श्रृंखला सतत क्यों नहीं बन रही? क्योंकि मैंने बोला था नया डीएनए निर्माण हमेशा 5 डेज to 3 डेज दिशा में होगा। तो ऊपर तो बेटा सतत बन रही है, नीचे डीएनए खुल गया अभी तो बेटा ऊपर तो बनती जाएगी। नीचे तुम अगर यहां प्राइमर लगेगा इतना बन गया, फिर यहां प्राइमर लगेगा फिर इतना बन गया, फिर यहां प्राइमर लगेगा इतना बन गया, तो नीचे तो बेटा ऐसा सतत ही बनती है। ये क्या है? संवाहक। क्या है ये? संवाहक बेटा मैं समझा नहीं क्या लिखा है। संवाहक का मतलब जो अगली पीढ़ी में जाए। क्वेश्चन करवाते बेटा, रुक जाओ बेटा, अभी थ्योरी तो करने दो बेटा, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रुक जाओ दोस्त। बताए सर वापस थोड़ा सा। अच्छा क्या लिखा है ये? बही परागनी उक्तियां। अच्छा बही परागणी युक्तियां क्या होती है बेटा? ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। अगर तुझे याद हो तो मैंने बोला था कि कुछ ऐसी भी युक्तियां होती है जिनके द्वारा आप स्वयं परागण को रोकने का काम करते हो। जैसे मैंने तुझे बताया था कि आप कवरिंग कर सकते हो, विपुंसन कर सकते हो, तुझे याद होगा। वैसे दूसरे चैप्टर का तो पूछ रहा है, मगर विपुंसन का मतलब तूने एंथर ही काट दिया तो बेटा अब वो बही परागण युक्ति है। या तूने थैली बांध दी तो अब वहां से कोई परागण बाहर का आएगा ही नहीं। इस तरीके से बही परागण युक्तियां काम करते हैं बेटा। 80 मिनट का मतलब क्या है देख, 20 मिनट में अगर N14 एक एक डीएनए में लग गई तो अगले 20 मिनट में N14 फिर लग जाएगी। तुझे पता ही क्या भाई एनबी कहां से आता है? एनबी क्या होता है भाई? डन सर जी। अमीनो एसिड से डीएनए फिर जिंदा, बेटा ये अलग चीज है। क्या पूछते रहते हो बेटा? ऐसे मत पूछा करो बेटा क्वेश्चन। सर एनसीईआरटी ने इस अंगमिंग के बारे में नहीं बताया, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है? नहीं बेटा एक्स्ट्रा नहीं है, प्रोसेस तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे पढ़ा, हमें पढ़ना पड़ेगा। ये इस चैप्टर का वन शॉट बाद में देखेंगे बेटा। क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? तो बेटा बोर्ड एग्जाम्स में डायग्राम बनाना है आपको। देखो मेरी बात सुनो, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो। हम अगर इन सारे डायग्राम का एक डायग्राम बना दो लास्ट वाला, मतलब एक ये वाला डायग्राम बना दो या फिर ये वाला डायग्राम बना दो, एक डायग्राम बना दो कोई सा भी, ये वाला डायग्राम बना दो एक लास्ट वाला, तो बोर्ड में इतना समझा दो बस, और कुछ नहीं है। थ्योरी तो पूरी लिखनी पड़ेगी बेटा, उसको भी तो समझ में आना चाहिए कि कैसे होगी। ठीक है, समझ में आया? मजेदार चैप्टर बड़ा है, शानदार। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं। बेटा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हुआ। देखो अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना होता तो ये कब का खत्म हो जाता। ठीक है, तुम भी जानते हो। क्वेश्चन नंबर ए, डीएनए की दोनों श्रृंखला को, नहीं ऐसा नहीं करता। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये नया जो नाइट्रोजन क्षारक है, ये कितने नाइट्रोजन क्षारक पर सेकंड जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 3000 या ऑप्शन नंबर डी 4000। बता दो बेटा, बता दो। ये तो अभी तो याद ही आ गया होगा। बेटा मैं देखो चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगा अगर तुमने फालतू की बात की तो, या मैं ब्लॉक ही करवा दूंगा। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, मैं बैच मैनेजर को बोल दूंगा जो फालतू की चैट करे उनको ब्लॉक कर दो, और तुम कहो तो मैं बोल देता हूं उनसे। तुम मत किया करो ये फालतू की चैट। नहीं पढ़ना है तो चले जाओ भाई, एक टीचर पढ़ा रहा है, नहीं तो मैं भी शॉर्टकट ले लूं, फिर हर एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूं, फिर तुम आपस में बात करते रहते हो। मत किया करो आपस में बात। आंसर बेटा आएगा बी, 83% का बिल्कुल सही है। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। जो डीएनए है का जो प्रतिकृतियन है, याद आ रहा होगा क्लास 11 में पढ़ा था, कहां होता है? ए बी सी और डी। G1 प्रावस्था, G2 प्रावस्था, M प्रावस्था या S प्रावस्था? बता दो जल्दी।
बॉटनी में मजा आ रहा है ना? बॉटनी में मतलब देखो, मैं कोशिश करता हूं कि जहां पे मजाक वहां करूं जहां सच में मजाक हो। मतलब यहां पे तो अपन को थोड़ा सा सिंसियरली लेना पड़ेगा टॉपिक्स को, क्योंकि दोस्तों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को लगता होगा यार हर्षित सर एक बार पूछूं, मैंने कहा क्या? अरे हर्षित सर आपने मजाक नहीं किया बेटा, मगर मेरी एक बात सुन, मजाक तो मैं तुझसे कर दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट रह जाएगा। कभी भी बीच में चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं तुम्हारी, मेरे को लगता है चैट बॉक्स ऑफ कर देनी चाहिए। बताओ क्या बात सही है? 78% का सही है एस प्रावस्था, बताया भी था ये तो मैंने। क्वेश्चन बोलता हूं मगर पता नहीं याद क्यों नहीं रहते तुम्हें, मुझे ये नहीं समझाता तुम्हें याद क्यों नहीं रहते मेरे क्वेश्चन। चलो भैया कोई नहीं, आज तो एनसीईआरटी भी हो गई, आज तो एक बहुत अच्छी चीज हुई, अपनी एनसीईआरटी भी हो गई आज तो। प्रतिकृति की इतनी एनसीईआरटी है नहीं। बताओ क्या मजा आ गया? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या बता दो, यहां तक सारे कॉन्सेप्ट डन है? क्या मजा आ गया क्या इस चैप्टर में? बता दो भैया। देखो टीचर की मेहनत यही होती है अगर तुम उसके साथ साथ पढ़ो तो, नहीं तो टीचर तो बेटा क्या ही है फिर, तुम्हारे बिना तो टीचर कुछ है ही नहीं ना। कॉन्सेप्ट में मजा आ गया क्या? आज आज सच में डीएनए प्रतिकृति दिमाग में है। क्या क्या काम हुआ तो वीडियो और देखिए अपन ने। सबसे पहले टोपो आइसोमरेज अतिकुंडलन को खोलेगा, हेलिकेज इसको खोल देगा, हाइड्रोजन बंधों को। फिर उसके बाद एसएसबी प्रोटीन लगा दोगे कि वापस नहीं चिपकेगा। फिर प्राइमर जोड़ दो, 3 पे शाहरुख खान खड़ा हुआ है, आ रहा हूं मैं, आ जोड़ दिया। नया डीएनए डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा, एक सतत बनेगी एक असतत बनेगी, काम खत्म। छोटे छोटे खंड बनेंगे जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। इतना आसान टॉपिक अगर है, इतना आसान टॉपिक है। कुछ बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी में तो इतना है नहीं बेटा, मगर जो तुझे मॉड्यूल मिला होगा ना, जो तुझे डीपीपी मिलेगी, जो तेरा पेपर आएगा चाहे कोचिंग का चाहे नीट का, वो बेटा इसमें से ही आएगा, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा नहीं है ये, कॉन्सेप्ट है ये, एक्स्ट्रा नहीं है ये। 94%, अच्छा 1-2% नीचे भी है, ठीक है भाई कोई नहीं। क्या नहीं आया? सब आ गया समझ में आज तक का? क्लियर है भाई? बेटा 3D तो मैंने YouTube पे चलाया था बेटा, वो अपने पास 3D नहीं है, 3D तो YouTube पे था बेटा। यहाँ पे ना 3D का मॉडल नहीं है बेटा, वो YouTube पे था बेटा। तो मैंने वो तो ना तुझे YouTube से दिया था, वो यहाँ पर नहीं है दोस्त, यहाँ पर दोस्त है नहीं वो। देख ले तू, तेरे को दिखे तो भाई, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर है नहीं, देख ले नहीं है, यहाँ पर है नहीं दोस्त। वो YouTube से था दोस्त, जो मैंने चढ़ाया ना वो तो YouTube से है। YouTube पे डाल देना डीएनए प्रतिकृतियन या डीएनए रेप्लिकेशन 3D, तो वहां आ जाएगा। यहाँ पे नहीं है दोस्त, यहाँ पे नहीं है, ठीक है? डन है? तो आशा करता हूं कि जितना मैंने आज आपको बताया इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से माइंड में क्लियर होगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सॉन्ग? अरे तुम क्या सॉन्ग सुनते रहते हो? सॉन्ग बेटा मेरे को कोई नया सॉन्ग आता ही नहीं है, फिर पुराने सॉन्ग तुम सुन सुन के बोर हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें गाना नहीं सुनाता। नया सॉन्ग तो क्या होता है, नया सॉन्ग तो नया सॉन्ग होता है, मगर मुझे कोई नया सॉन्ग आता नहीं। पुराने सॉन्ग सुनाऊंगा तो तुम कहोगे हर्षित सर हर बार पुराने सॉन्ग सुनाते हो, इसलिए नहीं सुनाता मैं, ठीक है ना? बस चलो खैर, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। इतना पढ़ना है भाई एनसीईआरटी जितनी मैंने पढ़ा थी। मैंने एक बात तुमसे बोली थी, बॉटनी सबसे स्ट्रांग रहेगी तुम्हारी, और तुम्हें पता है तुम्हारी बॉटनी स्ट्रांग है या नहीं है ना? बॉटनी बढ़िया। बाय बाय।